स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही स्वागत हमारी इस महासीरीज में। दोस्तों, जैसा कि हमारे द्वारा एक महासीरीज चलाई जा रही है और इसी महासीरीज की श्रृंखला में आज हमने स्टार्ट किया है ज्योग्राफी एनसीईआरटी 8th क्लास की। इसका चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। खनिज और शक्ति संसाधन, ये पहली बात तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों एनसीईआरटी का, क्योंकि इसमें प्री प्लस मेंस दोनों का क्वेश्चन आएंगे इसमें, और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरफ से आएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो ये छोटी सी कहानी दे रखी है दोस्तों, ये अब ये कहानी दे रखी है, आपको नहीं पढ़नी, यहाँ से स्टार्ट करना है। वो थोड़ी सी कहानी है, यहाँ से स्टार्ट करना है दोस्तों। इसमें लिखा है कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला वह पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संघटक हो वह खनिज कहलाता है। अब हम खनिज की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। तो खनिज की क्या परिभाषा दे रखी है यहाँ पे कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संघटक हो और वह खनिज कहलाता है। जिसका निश्चित संघटक मतलब है, जैसे लोहे की बात करते हैं हम, जैसे हम मान ले एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर ले लेते हैं लोहे की बात। अब देखो ये क्या है, ये खनिज है। कैसे कि लोहे में एक निश्चित संघटक होता है, इसमें एक निश्चित विशेषताएं होती हैं। जैसे लोहा जो है, लोहा ये क्या है, विद्युत का सुचालक है ऐसे। अब ये क्या है, इसकी दूसरी प्रकृति क्या है कि कठोर होता है। तो कहने का मतलब होता है, यही वही बात की है खनिज के बारे में कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला वह पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संघटक हो। तो लोहे का हमने एग्जांपल ले लिया, तो वही चीज़ है यहाँ पे, तो उसे खनिज कहते हैं। ठीक है। और खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं होते, ये बात भी सही है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, इसका वितरण असमान होता है। वे किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूह में संकेंद्रित होते हैं, मतलब या तो कोई क्षेत्र विशेष में या सेल समूह में केंद्रित होते हैं, मतलब वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। इसके बाद कुछ खनिज जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जो आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते, उनमें से ऐसी जगह भी पाए जाते हैं, जैसे आर्कटिक महासागर का संस्तर और अटलांटिका। तो ये बात बताइए कि कई जगह तो क्या है, खनिज सीधे ही प्राप्त हो जाते हैं, हमको कठिनाई की सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ पर खनिज पाए जाते हैं लेकिन हम वहाँ से प्राप्त नहीं कर सकते। उसमें एग्जाम्पल दे रखा है आर्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर का संस्तर और अटलांटिका जो महाद्वीप है उसकी बात की गई यहाँ पे। अब इसी प्रकार हम बात करते हैं दोस्तों कि खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश से अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। इसके बाद बताया कि मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित भी होते हैं। वे अपने भौतिक गुण जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों, विलेयता के आधार पर पहचाने भी जाते हैं। तो ये बाद में बात की गई है कि खनिजों का जो क्या बोलते हैं वो पहचान की जाती है, उनके रंग से की जाती है, घनत्व से, उनकी कठोरता, उनकी रासायनिक गुणों के माध्यम से भी खनिजों की मतलब पहचान भी की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें एक दे रखा है बगल में, क्या दे रखा है, क्या आप जानते हैं कि आपके घर में नमक और आपके पेंसिल में ग्रेफाइट भी एक खनिज है। तो आपसे कह रहे हैं कि आप ये जानते हैं कि मतलब आपने जो नमक यूज करते हैं वो भी एक खनिज है, और जो पेंसिल यूज करते हैं वो ग्रेफाइट की बनी होती है, वो भी एक खनिज है। तो छोटी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ तक खनिजें होती है, ये बात बताइए। अब बात करते हैं दोस्तों, मेन बात क्या है यहाँ पे कि खनिजों के प्रकार। आखिरकार खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो दोस्तों, इसमें दिखा भी गया बाद, इसमें वो दे रखा है, वो मतलब क्या है, डायग्राम दे रखा है दोस्तों खनिजों का वर्गीकरण के रूप में कि 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं जो पृथ्वी पे हैं। वो 3000 से अधिक विभिन्न खनिज है। उस संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक रूप में बांटा गया है। ऐसे तो पृथ्वी पर 3000 से अधिक खनिज है, लेकिन उनको हमने वर्गीकरण किया है किसमें, एक धात्विक में और एक अधात्विक में। अब धात्विक को दो भागों में बांटा है, एक लोहे अयस्क और एक एलोय अयस्क। तो देखो यहाँ पे क्या बात की गई है, देखो मेन चीज क्या है, खनिज की बात की गई है। अब इनका वर्गीकरण कैसे किया है, यहाँ दिखा रखा है नीचे, देखो जैसे धात्विक और दूसरा दे रखा है अधात्विक। ठीक है।
इसके बाद क्या दे रखा है कि धात्विक खनिजों को आगे जाके वर्गीकृत किया है, लोहे खनिज और एलोए, ऐसे वर्गीकृत किया है। वैसे तो पृथ्वी पर ना 3000 से अधिक खनिज पाए जाते हैं, लेकिन उनका वर्गीकरण किया है। पहले किया है खनिज का धात्विक अधात्विक में, फिर धात्विक को दो भागों में बांटा है, लोयस्क और एलोयस्क। तो ये बात की गई अभी तक, वर्गीकरण कर दिया हमने। अब बात करते हैं धात्विक खनिज होते कौन से हैं। तो धात्विक खनिज कौन से होते हैं, देखो, खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है, धातु कठोर पदार्थ होती है। अब धात्विक खनिजों की विशेषता देखो, कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती है, जिसमें चमक होती है। इसकी मेन विशेषता है किसकी, धात्विक खनिज की। जैसे इसमें दे रखा है लोयस्क, बॉक्साइड, मैग्नीज, अयस्क, इसके कुछ उदाहरण है किसके, धात्विक खनिज की बात कर रहे हैं हम। और धात्विक खनिज लोह अयस्क और एलोयस्क दो हम बांट है। तो लोह अयस्क में कौन से हैं, जो जिसमें लोह खनिजों की मात्रा पाई जाती है, जैसे लोह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइन, ये लोहा अयस्क के बारे में। और एलोय अयस्क किसे कहते हैं, जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है, किंतु अन्य धातु यथा जैसे सोना, चांदी, तांबा और सीसा, इनके उदाहरण है इसके एलोय अयस्क के। तो वही बात की गई है, पहले हमने धातु खनिज की बात की है, फिर हमने धातु खनिज को दो भागों में बांटा है, लोह अयस्क और एलोय अयस्क। और इसके बाद बताया कि अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिजों में धातु नहीं होती, जैसे चूना पत्थर हो गया, अभ्रक हो गया और जिप्सम हो गया, इन खनिजों के एग्जाम्पल है अधात्विक खनिजों में। खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम अधात्विक खनिज है। तो ऐसे बात की गई है। तो अभी इस पैराग्राफ में बात क्या क्या की गई है, देखो दोस्तों, इसमें बात की गई थी धात्विक खनिजों की, किसकी, धात्विक खनिजों की। अब धात्विक खनिजों की विशेषता क्या होती है, पहली बात तो ये कठोर होते हैं, दूसरी बात ये चमकते हैं, तीसरी बात ये विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब इनसे विद्युत वहन होती है, चौथी बात ऊष्मा के भी ये सुचालक होते हैं, पांच, ये बात है इसकी मेन विशेषता। और इसमें एग्जाम्पल क्या क्या था, इसमें था लोह अयस्क, दूसरा था मैग्नीज और तीसरा था बॉक्साइड। ये तो बात कर रहे हैं हम धात्विक खनिज की, ये इसमें बात की गई है धात्विक खनिज की। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, अधात्विक खनिज की। सॉरी, धात्विक खनिज को बाद में हमने दो भागों में बांटा, इसमें एक था लोहे, इसमें था लोह अयस्क, और अगला था मैग्नीज, और उससे अगला था क्रोमोवाइट। ये लोहे 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 की बात की गई है धात्विक खनिज में। दूसरा वर्गीकरण क्या था, इसमें हमने एलोहे, जिनमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है। इसमें था एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने उदाहरण। इसमें क्या क्या था, इसमें दे रखा है दोस्तों चूना, अभ्रक और जिप्सम, ये एलोहे की बात की गई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये धात्विक अधात्विक लोहस्क एलोहस्क, इनको चीज़ों को ध्यान में रखना है कि कौन सी धात्विक है, कौन सी अधात्विक है, कौन सी लोहस्क है, कौन सी एलोहस्क है। तो ये इनके एग्जाम्पल बहुत विशेष कर ध्यान रखने दोस्तों, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और ये आपको याद ही रखना है। अब इस एनसीईआरटी में तो थोड़ी बेसिक चीज़ें दे रखी है, वो आपको पढ़ लेनी है, उसके एग्जाम्पल विशेष कर ध्यान रखना है, क्योंकि ये आगे काम आएंगे आपको। अब बात करते हैं इसमें कोष्टक में चीज़ें दे रखी है, जिसमें ब्रैकेट में, कि सेल क्या होती है। तो इसमें दे रखा है कि सेल जो होती है वो खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह होता है। तो समूह होता है किसका, खनिज अवयवों का, वो अनिश्चित संगठन होता है, इसका कोई संगठन फिक्स नहीं होता, और एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह होता है। सेल जिसमें खनिजों का खनन किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। अयस्क किसे कहते हैं, जिसमें खनिजों का खनन किया जाता है। आगे बात करते हैं, यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की जा सकती है, जिसमें से केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। अब ये भी बताया कि 2800 से अधिक खनिज प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन उसमें 100 के लगभग ही अयस्क खनिज समझे जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, तो आगे क्या दे रखा है कि खनिजों को खनन के बाद है प्रवेदन, उसके बाद है आखनन द्वारा
निष्कासित किया जाता है, मतलब निकाला जाता है। अब एक खनिजों का निष्कासन कैसे किया जाता है, उनकी विधियां हैं। खनन करने से, खनन में विवृत खनन और एक होता है कूप की खनन। इसके बाद आता है प्रतिवेदन, उसके बाद आता है आखनन। अब देखो सबकी वो डेफिनेशन दे रखी है इसमें, क्या क्या दे रखी है दोस्तों। देखो पहले बात हम करते हैं खनन की। आखिरकार खनन होता क्या है, तो पृथ्वी की सतह के अंदर दबी हुई सेलों से खनिजों को बाहर निकालना। तो खनन की सीधी परिभाषा होगी, खनन की परिभाषा होगी दोस्तों क्या, कि सेलों से खनिजों को बाहर निकालना, सेलों से खनिजों को बाहर निकालना क्या हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है खनन की प्रक्रिया। आगे क्या बात की गई है, खनिज जो कम गहराई में स्थित होते हैं वो पृष्ठीय स्तर पर हटाकर निकाले जाते हैं, उसे विवृत खनन कहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हम विवृत की खनन की। तो इसमें क्या बताया कि कम गहराई पे जो सतही भाग होती है ना पृथ्वी की, उसकी बात कर रहे हैं। कम गहराई पे पृष्ठीय स्तर पर जो खनिजों को निकाला जाता है, हटाया जाता है, उसे हम कहते हैं विवृत खनन। इसके बाद करते हैं हम दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो इसके बाद है अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपकों के पहुंचने के लिए बनाए गए हैं, उसे हम कूप की खनन कहते हैं। तो इसमें क्या है, गहराई अधिक होती है। कूप की खनन में क्या होती है, गहराई अधिक होती है, गहराई अधिक होती है इसमें, तो वो चीज़ ध्यान रखनी है। और विवर्तक खनन में गहराई कम होती है, वो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर ही पाया जाता है। इसके बाद करते हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के नीचे, बहुत नीचे पाए जाते हैं, और उन्हें बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, उन्हें निकालने के लिए हम प्रतिवेदन विधि का उपयोग करते हैं। तो तीसरी जो बात की है ना प्रतिवेदन विधि की, तो इसमें क्या क्या होता है देखो, इनको आपको ध्यान रखना है दोस्तों। प्रतिवेदन विधि में क्या निकाला जाता है, तो पेट्रोलियम निकाला जाता है, ठीक है, और दूसरी चीज निकाली जाती है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, क्योंकि ये गहराई ज़्यादा होती है, इनकी बहुत ही ज़्यादा गहराई होती है, तो ये प्रतिवेदन विधि से निकाला जाता है। इसके बाद रखा है कि सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। जो ज़्यादा दिक्कत नहीं हो सके उनमें, उन ऐसी सामान्य प्रक्रिया जो होती है उनके द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जा सकता है, उसे आखनन कहते हैं। अब ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब इसके बाद रखा है कि एक ब्रैकेट में बात रखी, क्या आप जानते हैं, आप सेल को देखकर बता सकते हैं कि यदि इसमें तांबा है, क्योंकि तब सेल का रंग जो था नीला प्रतीत होता है। तो ये एक थोड़ा सा वो दे रखा है इसका अवलोकन, कि भाई ऐसी चीज़ दे रखी है कि ऐसा लगता है कि जो सेल था उसका वो तांबा था, उसका रंग शायद नीला था। तो ये चीज़ बताइए इसमें। इसके बाद देखते हैं खनिजों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो खनिजों का वितरण क्या है, देखो कहाँ कहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, मेन चीज़ यही है। अब देखो खनिजों का वितरण, अब बात करते हैं हम खनिजों की। तो खनिज विभिन्न प्रकार की सेलों में पाए जाते हैं, ये चीज़ तो आपको पता है, विभिन्न प्रकार की सेलों में पाए जाते हैं। कुछ सेल कौन सी होती है, आग्नेय सेल होती है, और कुछ कायांतरित सेल होती है, जबकि कुछ कौन सी होती है, अवसादी सेल। तो देखो सेलों के बारे में तो आप जानते ही हो, कौन कौन सी, आग्नेय सेल, कायांतरित और अवसादी, 3 सेल होती है, उनके बारे में बताया इसमें। और जो खनिज पाए जाते हैं इन्हीं सेलों में से पाए जाते हैं। अब बात करते हैं धात्विक खनिज की। तो धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतित सेल समूहों जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। तो देखो धात्विक खनिज किस में पाए जाते हैं, तो वो देखो धात्विक खनिज ये पाए जाते हैं दोस्तों कौन कौन सेल में, आग्नेय, आग्नेय, और दूसरी कौन सी है, और दूसरी है कायांतरित, इन सेलों में पाए जाते हैं, जिनसे क्या विशाल पठारों का निर्माण होता है। इन दोनों सेलों से क्या होता है, पठारों का निर्माण होता है, और इनसे ये निकलते हैं, आग्नेय सेलों और कायांतरित सेलों से। अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें देखो कौन कौन से दे रखा है, जगह देखो आप, क्योंकि वितरण की बात की है तो देखो उत्तरी स्वीडन में लोहे पाए जाते हैं, ऑन्टेरिया में तांबा निकेल के निक्षेप पाए जाते हैं, दक्षिणी अफ्रीका में लोहा निकेल क्रोमाइट प्लेटिनम और आग्नेय और कायांतित सेलों में पाए जाते हैं। उनकी खनिजों के उदाहरण दे रखे हैं, तो देखो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं देखो, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको।
तो पहले दे रखा है यहाँ पे उत्तरी स्वीडन, इसमें क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। उसके बाद दे रखा है ऑन्टेरियो, इसमें क्या पाया जाता है, ये कनाडा की जगह है, इसमें पाया जाता है दोस्तों तांबा निकेल। इसके बाद दोस्तों क्या पाया जाता है, दक्षिणी अफ्रीका की बात करते हैं, तो दक्षिणी अफ्रीका, इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, तो इसमें पाया जाता है एक तो निकेल और दूसरा क्रोमाइट, और इसके बाद लोहा और प्लेटिनम। तो ये वितरण बताया है यहाँ पे, ये चीजें बता रखी है ना, यही आपको बताई मैंने। इसके बाद दे रखा है दोस्तों, क्या दे रखा है कि मैदानों और नवीन बलुत पर्वतों के अपसादी सेल समूह में अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, जिनमें कौन सा है, चूना पत्थर। इसमें फ्रांस की बात की गई है। अधात्विक खनिजों में दोस्तों क्या बात की गई है, देखो अधात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं, ये तो धात्विक खनिज की बात की गई थी अभी। तो अधात्विक खनिज देखो इसमें दे रखा है, देखो अधात्विक खनिज फ्रांस के कोकेसस प्रदेश में चूना पत्थर के निक्षेप, जॉर्जिया यूक्रेन में मैग्नीशियम के निक्षेप, और अल्जीरिया में फास्फोरेट संयंत्र के कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला पेट्रोलियम भी अपसादी स्तर में पाए जाते हैं। तो देखो इसमें सीधी सी बात की गई है, क्या बात की गई है, अपसादी सेलों में वो कायांत्री और आग्नेय सेल थी, इसमें अपसादी सेलों में ये, इसमें पहली बात तो क्या है कि ये मैदानों व नवीन बलवत जो पर्वत है उनमें पाई जाती है, ठीक है। अब इसमें पहली बात तो अधात्विक खनिज है, वहां धात्विक खनिज की बात चल रही थी। अब इसमें क्या पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है, एक तो पत्थर पाया जाता है, ठीक है। और ये पाया जाता है, इसमें दे रखा है कि फ्रांस का जो कोकेसस प्रदेश है इसमें पाया जाता है। इसके अलावा इसमें दे रखा था जॉर्जिया व यूक्रेन जो क्षेत्र है इसमें पाया जाता है मैग्नीज, क्योंकि जो चीज़ इस पैराग्राफ में दे रखी है ना वही चीज़ बता रहा हूँ। और अल्जीरिया में क्या पाया जाता है, अल्जीरिया में पाया जाता है फास्फेट। ये चीज़ें पूरी चीज़ें ना ये पैराग्राफ में दे रखी है, मैंने कुछ अलग से नहीं किया, ये पूरी चीज़ बता रखी है इसमें। तो ये चीज़ें आपको बेसिक से ध्यान रखनी है, सब चीज़ें, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। अब देखो, अब ये जो चीज़ें दे रखी है ना, हर वितरण दे रखा है, हर क्या बोलते हैं महाद्वीप का, ये ध्यान रखना है वैसा आपको, और आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी। देखो एशिया की बात करते हैं, अब एशिया की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं दोस्तों, तो देखो एशिया में कौन कौन से, देखो तो चीन और भारत के पास विशाल लोह अयस्क निक्षेप है। एशिया में चीन के पास और भारत के पास लोहे के जो भंडार है वो बहुत ज़्यादा है। यह महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है, लोहे अयस्क के ज़्यादा, उसके बाद टिन का उत्पादन करता है जो एशिया महाद्वीप है। और चीन मलेशिया इंडोनेशिया विश्व के अग्रिम टिन उत्पादकों में से एक है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद रखा है कि चीन सीसा एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में अग्री है, अग्री मतलब आगे है। और एशिया में मैग्नीज बॉक्साइट निकेल जस्ता और तांबे के निक्षेप पाए जाते हैं। तो देखो एशिया में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या दे रखा है इसमें, तो देखो एशिया में पहली चीज़ क्या दे रखा है इसमें, देखो लोहे की बात करते हैं हम, तो लोहा जो है भारत और चीन में बहुत ज़बरदस्त पाया जाता है, ठीक है। अब टिन की बात कर रहे हैं इसी में हम, तो टिन चीन में, मलेशिया में और इंडोनेशिया, इन तीनों में टिन बहुत अच्छा पाया जाता है। इसके बाद चीन में क्या पाया जाता है, तो चीन में सीसा, उसके बाद एंटीमनी, उसके बाद टंगस्टन, ये चीन में बहुत ज़बरदस्त पाए जाते हैं दोस्तों। तो ये तीन चीज़ें दे रखी, देखो लोहा, टिन और चीन में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं उनके बारे में बताया इसमें, एशिया महाद्वीप के बारे में। ऐसी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ऐसे लिख लेना है कि अच्छा लोहा किस चीन में और भारत में बहुत ज़्यादा पाया जाता है एशिया महाद्वीप में, तो ऐसी चीज़ों को ध्यान रखना है। उसके बाद देखो यूरोप की बात करते हैं, तो यही पैटर्न अपनाना है आपको। तो देखो यूरोप विश्व के लोहा अयस्क में अग्रिम उत्पादक है,
और इसमें रूस, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस जैसे देशों में लोहा के विशाल निक्षेप वाले क्षेत्र मतलब देश हैं। इसके बाद तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिज निक्षेपण में पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस ये शामिल है। अब देखो, हमने अभी बात की किसकी बात की दोस्तों, हमने बात की थी एशिया की। अब बात कर रहे हैं हम यूरोप की। तो यूरोप में देखो, जो लोहे अयस्क है, लोहे के जो अयस्क हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो रूस में, यूक्रेन में, ठीक है, रूस में, यूक्रेन में, स्वीडन में, स्वीडन के बाद जर्मनी में, जर्मनी के बाद फ्रांस में। ये लोहे के ज़्यादा पाए जाते हैं यहाँ पे, लोहे की मात्रा। इसके बाद हम बात करते हैं तांबा, सीसा, जस्ता, निकेल। ये पाए जाते हैं दोस्तों पूर्वी यूरोप में और यूरोपीय रूस में। जो भाग रूस का यूरोप में उसमें पाए जाते हैं ये चीज़ें, तांबा, सीसा, जस्ता, निकेल। तो ये चीज़ इसमें बताइए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ऐसे लिख लेनी है, तभी आपको चीज़ें ध्यान रह पाएंगी दोस्तों, ऐसे आप चीज़ों को भूल जाएंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देखो, ये ब्रैकेट में चीज़ें रखी है ना कोष्टक में। क्या आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है, मतलब वहाँ पे खनिज नहीं है, ये चीज़ बताइए। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों उत्तरी अमेरिका की। तो देखो, उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप के 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। कौन कौन से 3 क्षेत्र है दोस्तों, तो उसमें दे रखा है ग्रेट लेक के उत्तर में कैनेडाई शिल्ड प्रदेश जो है उसकी बात की गई है, अफलेशियन द्वीप प्रदेश में, और पश्चिम पर्वत के श्रृंखलाएं जो हैं उनमें लोहेस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम, तांबा के खनन, कने कनाइडी सॉरी कनाइडियन कनाइडियन शिल्ड प्रदेश में कोयले का अपलेशन प्रदेश में होता है। मतलब ये चीज़ बताइए इसमें। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोने का विशाल भंडार है या विशाल निक्षेपण है। तो देखो, अब हमने उत्तरी अमेरिका की बात की है, यहाँ बात की है ना हमने, ये पूरी उत्तरी अमेरिका की बात की है। क्या बात की है इसमें उत्तरी अमेरिका की, तो देखो, जो लोह अयस्क है उत्तरी अमेरिका में, और निकेल, निकेल जिसे हम बोलते हैं, और सोना, यूरेनियम और तांबा, ये पाए जाते हैं दोस्तों कहाँ पे, ये पाए जाते हैं कनाडियन शिल्ड, कनाडियन शिल्ड में पाए जाते हैं। और जो कोयला पाया जाता है दोस्तों, ये पाया जाता है अपलेशियन प्रदेश में। इसके बाद दोस्तों, जो पश्चिमी कार्डिलेरा जो है, इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, तो इसमें तांबा पाया जाता है। तांबा के बाद दोस्तों क्या पाया जाता है, सीसा पाया जाता है। सीसा के बाद जस्ता पाया जाता है, और जस्ता के बाद सोना, सोना के बाद चांदी। तो ये चीज़ें पाई जाती है उत्तरी अमेरिका की बात करें तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, वो पूरी चीज़ इसमें यही बताया है। इसके बाद करते हैं दोस्तों हम दक्षिणी अमेरिका की। तो दक्षिण अमेरिका में क्या दे रखा है देखो, ब्राज़ील विश्व के उच्च कोटि के लोहा अयस्क के सबसे बड़ा उत्पादक है। ब्राज़ील की बात करते हैं दक्षिण अमेरिका में, तो लोहा अयस्क के सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राज़ील और बोलिविया विश्व के टिन के सबसे बड़े उत्पादक हैं। और दक्षिणी अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइड, अब्रक, प्लेटिनम, ये सभी जो प्रकार के एस्बेस्ट और हीरे के निक्षेपण पाए जाते हैं। इसके बाद बता रखा है खनिज तेल में वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया पाया जाता है। तो देखो, इन क्षेत्रों को कैसे याद रखना है आपको। देखो, तो देखो हम दक्षिणी अमेरिका की बात करते हैं, तो मेन चीज़ क्या है देखो, दक्षिणी अमेरिका की बात करते हैं तो देखो, दक्षिणी अमेरिका में लोहा अयस्क, ऐसे आपको लिख लेना है चीज़ों को। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है लोहा अयस्क में, ब्राज़ील शिल्ड में पाया जाता है। और तांबा पाया जाता है यहाँ पे चिली और पेरू में, ठीक है। और टिन पाया जाता है दोस्तों यहाँ पे बोलिविया
और वे ब्राज़ील में टिन की पाए जाते हैं निक्षेप। और खनिज तेल पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पे, ये पाया जाता है वेनेजुएला, वेनेजुएला के बाद अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद चिली, चिली के बाद पेरू, पेरू के बाद कोलंबिया, इन सभी जगह पाए जाते हैं दोस्तों ये। अब देखो इसके बाद दोस्तों इसमें मेन चीज़ क्या थी, यहाँ दे नहीं रखा लेकिन आपको बता दें कि लिथियम ट्राइगल किसे कहते हैं। तो देखो लिथियम के सबसे ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं, वो पाया जाता है चिली में और बोलिविया में, और इसके बाद दोस्तों अर्जेंटीना में। ये क्या है, लिथियम के भंडार है यहाँ पे। तो देखो ये ट्रायंगल जैसे वो शेप बना देते हैं यूं वाला, तो ये तीनों देश है ना यहाँ पे है। जब मैं बात कर रहा हूँ ना यहाँ पे किसकी, लिथियम ट्रायंगल की, लिथियम ट्रायंगल की, तो ये हुआ वाला ही क्षेत्र है यहाँ पे। तो ट्रायंगल जैसा बना देता है शेप, तो इसलिए इसे लिथियम ट्रायंगल कहते हैं। कौन कौन से देश आते हैं दोस्तों इसमें, तो चिली आता है, बोलिविया आता है और अर्जेंटीना आता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी दोस्तों आपको। अब देखो इतनी चीज़ आपने देख ली। हमने अभी तक किस किस का देखा है, अभी तक हमने दक्षिणी अमेरिका चीज़ें देख ली। अब देखो अब इसमें कोष्टक में चीज़ दे रखी, क्या दे रखा है, जैसे देखो आप, क्या आप जानते हैं किसके बारे में, कि हरा जो हीरा है एक दुर्लभ हीरा होता है और विश्व के प्राचीनतम शैलें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने, पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष के पश्चात ही बन गए थे। तो ये चीज़ें आपको बताई है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम अफ्रीका की। तो अफ्रीका महाद्वीप में क्या है, कि खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत धनी है अफ्रीका महाद्वीप। इसमें हीरा, सोना, प्लेटिनम विश्व के सबसे बड़ा उत्पादक देश मतलब महाद्वीप भी है। और दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे विश्व के सोने के सबसे बड़े भाग उत्पादित हैं। और तांबा, लोहा, अयस्क जो है, उसके बाद क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइड दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। और तेल जो है नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाए जाते हैं। तो देखो अफ्रीका में क्या क्या है, देखो तो मेन चीज़ क्या है अफ्रीका में, तो देखो पहली बात तो यहाँ पे सोना है, वो दक्षिण अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में और जायरे में पाया जाता है। ठीक है, तेल जो है यहाँ पे तो नाइजीरिया में, लीबिया में और अंगोला में पाया जाता है तेल जो है। और हीरा, सोना और प्लेटिनम, ये सब चीज़ें पाई जाती दोस्तों किसमें, दक्षिणी अफ्रीका में। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, बस ये पूरी चीज़ रखी नहीं, यही इधर रखी। तो ऐसे आपको लिख लेनी चीज़ें फिर से। अब बात करते हैं दोस्तों हम ऑस्ट्रेलिया की। और देखो ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो जो ऑस्ट्रेलिया है वो विश्व के बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे ज़्यादा बॉक्साइट जो उत्पादन है यही होता है। यह सोना, हीरा, लोहा, टिन और निकेल के लिए अग्रणी उत्पादक भी है। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज भी संपन्न है यहाँ पे। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जो काल कुरली और कुलगार्डी क्षेत्र में सोने की खानें पाई जाती हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या है, देखो कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में काल गुरली और कुलगार्डी जो क्षेत्रों में जो सोने की वो खान पाई जाती है दोस्तों, निश्चय पर मतलब सोने के अवशेष पाए जाते हैं वहाँ पे। सोने की खान है कहने का मतलब अवशेष नहीं, सोने की खान है, वो बड़े निश्चय पाए जाते हैं वहाँ पे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम अटलांटिका महाद्वीप की। तो यहाँ देखो विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान में कुछ संभवतः विशाल के लिए अटलांटिक भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अटलांटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अटलांटिक में प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के मतलब निक्षेप पाए जाते हैं, पूर्वानुमान किया गया है यहाँ पे। सॉरी दोस्तों, लोहा आयस्क जो है सोना, चांदी, तेल की जो वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध पाया जाता है यहाँ पे। तो अटलांटिक में लोहा, चांदी, सोना के भंडार पाए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम खनिज के उपयोग की। तो खनिज के उपयोग की बात करते हैं दोस्तों, तो देखो
तो खनिज का उपयोग क्या क्या करते हैं? खनिज का उपयोग ऐसे पढ़ लेते हैं आप नॉर्मल कि ये कई उद्योगों में काम आता है। रत्नों के लिए प्रयोग किया जाने वाला खनिज कठोर होता है। रत्नों का मतलब जो आभूषणों में यूज किया जाता है। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की शैली में जड़ा जाता है। तो आभूषणों के लिए यूज होता है खनिज होता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप के लिए भी किया जाता है। और कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त होता है। और एल्यूमिनियम जिसे हम अयस्क बॉक्साइड से प्राप्त करते हैं, उनका उपयोग क्या करते हैं हम? ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण, रसोई के बर्तन। तो इस प्रकार इसका उपयोग किया जाता है। खनिजों को कई चीज़ों पर उपयोग किया जाता है। तो खनिजों का भवन निर्माण में भी किया जाता है, हवाई जहाज के लिए भी किया जाता है, इसके अलावा रसोई का बर्तन हो, इसके अलावा भले ही सिलिकॉन की बात करें तो चिप के लिए किया जाता है इसका। इसके अलावा कठोर धातुओं का हम आभूषणों के रूप में करते हैं। तो इसका उपयोग तो कई जगह किया जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं इनका संरक्षण। आखिरकार खनिजों का संरक्षण क्यों जरूरी है? तो आपको पता है संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो खनिज क्या है? चीज है अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन का मतलब है कि ये खनिज दोबारा प्राप्त होने के लिए हजारों वर्ष लग जाते हैं और मानव उपयोग की दर से तुलना में इनका निर्माण जो मानव यूज करता है और उसका निर्माण उसकी तुलना में कम होता है। मानव ज़्यादा यूज करता है और इनकी निर्माण की प्रक्रिया धीरे होती है। तो इसलिए हमको खनिजों का संरक्षण बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके लिए खनिजों के लिए हम क्या कर सकते हैं संरक्षण के लिए? कि पुनः प्रयोग करो, कम प्रयोग करो, पुनः चक्रण करो। इन तीनों चीजों को अपनाओ। पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग, कम प्रयोग। पहली बात तो कम प्रयोग करो। अगर कम प्रयोग नहीं कर रहे तो पुनः चक्रण करो उस चीज का और फिर उसका पुनः प्रयोग करो। तो वही चीज बताइए इसमें। अब बात करते हैं दोस्तों शक्ति संसाधन की। अब शक्ति संसाधन में ये पूरी कहानी दे रखी है आपको, एक थोड़ी सी यहाँ आपको पढ़ लेनी है। बात यहाँ से होती है दोस्तों कि शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। शक्ति और ऊर्जा जो होती है हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, मतलब अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बिल्कुल सही है। उद्योग कृषि की बात कर ले हम, परिवहन संचार की बात कर ले हम, प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति का प्रयोग आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों का विस्तृत रूप परंपरागत और गैर ऊर्जा संसाधनों में वर्गीकृत किया गया है। तो ऊर्जा संसाधनों को क्या दो चीजों में वर्गीकृत किया गया है संसाधनों में? तो देखो, एक होता है परंपरागत जो प्रकृति से प्राप्त होता है, सीधा प्रकृति से प्राप्त हो, और एक होता है अपरंपरागत जो मानव द्वारा निर्मित किया गया हो। तो ये बात की है हम ऊर्जा के लिए दो चीजों का। तो देखो पहले हम बात करते हैं दोस्तों परंपरागत स्रोत की। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन कौन से? देखो, तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वो स्रोत होते हैं जो लंबे समय में सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत होते हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं मुख्य। ईंधन की बात करें हम दोस्तों तो ईंधन को देखो आप, तो इसका उपयोग पकाने में ऊष्मा प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और हमारे देश में ग्रामीण द्वारा उपयोग में की जाने वाले 50 से अधिक परसेंटेज जो इसका है ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है। यह आपको भी पता है। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं? तो दोस्तों देखो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप इन चीज़ों को पढ़ लें। जैसे हम खनिज तेल की बात कर रहे हैं और या प्राकृतिक तेल की बात कर रहे हैं। तो देखो खनिज तेल की बात करें तो आसानी से और परिवहनीय, मतलब टैंकरों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है और आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। और पेट्रो रासायनिक उद्योग इसका आधार होता है। पेट्रो रासायनिक उद्योग है इसका मुख्य मतलब जो आधार है वो इसका पेट्रो रासायनिक उद्योग होता है। अब बात करते हैं हम प्राकृतिक गैस की। तो इसके लाभ क्या हैं? आसानी से परिवहनीय पाइपलाइनों के द्वारा पहुंचाई जा सकती है। तेल और कोयले के अधिक स्वच्छ, तेल और कोयले को अधिक स्वच्छ बनाने के लिए। इसके बाद तेल से सस्ता होता है प्राकृतिक गैस, लेकिन इसकी कुछ हानियां भी हैं दोनों की। क्या हानियां दोस्तों? तो देखो तेल अधिक प्लावन मतलब उड़ जाता है तेल, जैसे आप धूप में खोलोगे तो उड़ने लग जाएगा पेट्रोल वगैरह। जो गैस का रिसाव की बड़ी समस्या है और गैस रिसाव होने से हमको दिक्कत आती है, हमारा सांस लेने में तकलीफ आती है। जैसे हम बात करते हैं भोपाल त्रासदी की, उसमें क्या हुआ था? उसमें यही तो प्रॉब्लम आई थी, वहाँ पर जो वो गैस विस्फोट हो गया था, इसकी वजह से वहाँ बहुत दिक्कत आई। ये बात 1984 की है।
तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ती है दोस्तों। गैस लीक होने से ऑक्सीजन की अपक्षय हो जाता है, मतलब कम हो जाती है। और इसके बाद करते हैं निर्मुक्त प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। ज़्यादा हम यूज करेंगे इनका तो सीधी सी बात है, जीवाश्म ईंधन का यूज करेंगे तो फिर अम्लीय वर्षा ही होगी। नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं होगा इससे, ये बात सही है। तो इन दोनों के लाभ बता दिए, फिर हानि बता दी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में कैसे करके कि आखिरकार इनका नुकसान क्या है, कैसे करके पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं ईंधन की। तो देखो, ईंधन में सुप्राय मतलब प्राप्त किया जा सकता है, बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। बिल्कुल बात सही है, गाँवों में हम बात ही करते हैं इस बात की। अब देखो इधर कोयले की बात कर लें, तो देखो विस्तृत रूप से उपलब्ध होता है कोयला। बिल्कुल बात सही है। विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त होता है, विद्युत का हम रूपांतरण करते हैं विद्युत ऊर्जा में, कोयले का सॉरी रूपांतरण ऊर्जा को रूपांतरण करते हैं विद्युत ऊर्जा में। ये बात भी बिल्कुल सही है। इसके बाद बात करते हैं तो इसकी हानि क्या होती है। कोयले की हानि होती है प्रदूषण उसका स्रोत होता है, पहली बात तो बिल्कुल सही है। परिवहन के लिए भारी होता है, ये बात भी सही है। अब हम बात करते हैं ईंधन की, तो इसकी हानि क्या है, संग्रह अधिक समय और उपयोग करता है, मतलब समय अधिक लगता है, और उपयोग के लिए समय ज़्यादा दिक्कत करती है। उपयोग के लिए समय की मतलब कम समय नहीं बल्कि ज़्यादा समय लेता है ईंधन जो होता है। इसके बाद प्रदूषण ये भी करता है। हरित गृह प्रवाह जो है उसमें वृद्धि करता है। बिन नर्वीकरण मतलब कहने का मतलब है वनीकरण, उसको वो करता है, मतलब वनों को नष्ट करने की वो रखता है, क्योंकि ईंधन का उपयोग करेंगे तो अब लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी, और लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी तो दोस्तों देखो यहाँ देख लो, हम लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी तो वनों को हम काटेंगे, और वही बी वनीकरण कहते हैं। और इसी का इफेक्ट पड़ेगा बाद में, जैसे हम वनों को काटेंगे, देखो मान लो वनों को काटेंगे, वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो वनों को काटेंगे तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है दिनों दिन। इससे क्या है कि जो जंगलों में हम आग देखते हैं, जिसे जंगल की आग बोलते हैं, ये ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है हमको। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। इसके बाद बात करते हैं हम जल विद्युत की। तो देखो जल विद्युत का लाभ क्या है, सबसे पहले बात है कि प्रदूषण मुक्त होती है, इससे प्रदूषण नहीं होता, ये बात सही है, क्योंकि जल का उपयोग हम विद्युत के रूप में करेंगे, जल का उपयोग विद्युत बनाने के लिए करेंगे, तो पहली बात तो प्रदूषण बिल्कुल नहीं होगा, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा मिलेगा, मत्स्य क्षेत्र में मतलब मछली पालन में भी बढ़ावा मिलेगा। और दूसरी बात है सस्ता भी है, ये बात तो सही है, लेकिन हानि भी है इसका। हानि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को विस्थापन किया जाएगा, क्योंकि इसके लिए बड़े बड़े बांध बनाए जाएंगे, टरबाइन मशीनें की यूज की जाएंगी, तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को जो विस्थापन है वो करना पड़ेगा। इसके बाद निम्न क्षेत्रों में जल प्लाव, मतलब जैसे बांधों को बनाएंगे तो पानी बाहर निकलने की कोशिश करेगा, मतलब बांध फूट सकते हैं तो जल प्लाव बहकर जा सकते हैं, मतलब पानी का मतलब बहाव बढ़ सकता है। स्थापित करने के लिए खर्चीला होता है, और इन्हें स्थापित करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो उसके लिए हमें फंड की व्यवस्था होती है, पैसे की भी जरूरत पड़ती है। तो ये चीज़ है ना, ये आपको ध्यान रख लेनी है, इनके लाभ क्या है हानि क्या है, यही आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा बाद में मेंस में, और ये प्री में कोई फैक्ट दे देगा आपको। अब बात करते हैं आगे की बात कि पौधों और जानवरों के अवशेष, पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्ष तक धरती के अंदर दबे रहते हैं, और दबे रहने के कारण दोस्तों ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जीवाश्म ईंधन होते क्या है, तो देखो जीवाश्म ईंधन कुछ नहीं है, यहाँ पे देखा रखा है कि पौधों और जानवरों के अवशेष होते हैं, लाखों वर्ष तक धरती के अंदर दब जाते हैं, और ताप और दाब के कारण उनका प्रभाव जीवाश्म ईंधन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, ताप पड़ेगा, दाब पड़ेगा, तो जीवाश्म ईंधन बन के ऊपर निकलते हैं। और इनमें एग्जाम्पल दे रखा है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। पर ये क्या है, ये प्राकृतिक संसाधन या परंपरागत प्राकृतिक गैस जो है तीनों, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। और इन खनिज भंडारों की सीमित है, मतलब परंपरागत तो है लेकिन ये इनकी सीमित है, मतलब ये कम है मात्रा में, विश्व की बढ़ती जनसंख्या की दर से कम है। अब बात करते हैं दोस्तों कोयले की। देखो दोस्तों कोयले की बात करते हैं तो यह है
बहुत मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और घरेलू घरेलू ईंधन उद्योगों, लोहा और इस्पात वाष्प इंजनों विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। इनका ये उपयोग बता दिया। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहते हैं, ये बात सही है। कोयले से जिस चीज़ों को प्राप्त करते हैं दोस्तों, उसे तापीय ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद बताया है कि वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदली से पृथ्वी के परतों पर दबने से बना है। कोयले का निर्माण कैसे हुआ है कि लाखों वर्ष पहले पेड़ पौधे सब कुछ सड़ गल मतलब दब गए, उसकी वजह से बाद में कोयले का निर्माण हुआ। और ये बताया इसकी प्रक्रिया पूरी। इसके बाद बताया कि कोयले में अग्रणी कोयला उत्पादन देशों में कौन कौन से आ गए। तो इसमें चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, मतलब जर्मनी, रूस, दक्षिणी अफ्रीका, फ्रांस है। और भारत में बात करें तो कोयले के उत्पादक में तो रानीगंज क्षेत्र है, पश्चिमी बंगाल में झरिया, पश्चिम बंगाल तथा झरिया, धनबाद, बोकारो, ये झारखंड में पाए जाते हैं। तो मतलब कहने का मतलब कोयले के बारे में बात कर रहे हैं हम। शुरुआत हम कोयले की बात करते हैं। तो कोयले से क्या है, एक तो देखो पहली बात तो तापीय ऊर्जा का निर्माण करते हैं, ठीक है। दूसरी बात हमको क्षेत्र में कहाँ कहाँ इसका होता है, तो देखो इसमें चीन है, उसके बाद यूएसए, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका है, उसके बाद फ्रांस है। और भारत में कहाँ कहाँ पे है, तो भारत में दोस्तों रानीगंज, ये क्या है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, झरिया, उसके बाद धनबाद, और उसके बाद दोस्तों बोकारो। ये तीनों जगह, तीनों जगह दोस्तों, बोकारो वगैरह, झरिया, धनबाद, ये क्या है, झारखंड में। तो यहाँ पर कोयले की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ पर कोयले की खदान है दोस्तों, खदान वगैरह जो होती हैं। इसके बाद करते हैं बात दोस्तों पेट्रोलियम की। प्राकृतिक संसाधनों की बात चल रही है यहाँ पे। पहले कोयला चलेगा, उसके बाद पेट्रोलियम, उसके बाद प्राकृतिक गैस। तो देखो पेट्रोलियम की बात करते हैं। तो पेट्रोल जिससे आप कार चलाते हैं, कहने का मतलब सामान्य तौर की बात कर रहे हैं कि पेट्रोल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम, तो कार चलाने के लिए करते हैं। तो देखो शुरुआत में गाढ़े और काले द्रव होते हैं जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। यह सेलों की परतों के मध्य में पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय और तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों में किया जाता है। अब इसका परिष्कृत मतलब परिष्करणशाला भी होती है, मतलब इन्हें साफ करने के लिए। जो पेट्रोल होता है ये सीधा नहीं निकलता, इसमें गंदगी पाई जाती है। तो ये होता है कि पेट्रोलियम के प्रकरण में विभिन्न तरह के उत्पाद होते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक, स्नेक, ये पाए जाते हैं। सीधा पेट्रोल सीधा नहीं निकलता, पेट्रोलियम जो है। और पेट्रोलियम को और उससे बने पदार्थों को काला सोना कहते हैं। किसको, पेट्रोलियम और उससे बने उत्पादों को काला सोना, क्योंकि ये बहुत ही मूल्यवान होता है। और पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक जिनमें उत्पादन किया जाता कौन कौन से देश है दोस्तों, ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर। इनमें क्या है, पेट्रोलियम के उत्पादन ज़्यादा होता है। इसके बाद दोस्तों यूएसए, रूस, वेनेजुएला, अल्जीरिया, ये भी, इनमें भी पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है दबा के। इंडिया में कहाँ किया जाता है, तो इंडिया में असम में डुगुई, और मुंबई में मुंबई हाई, और कृष्णा गोदावरी जो नदी है वहाँ पे भी पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। तो देखो हमने क्या बात करी पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम क्या होता है, मेन चीज़ क्या है, तो देखो पेट्रोलियम होता क्या है। देख पहली बात तो ये काला सोना होता है। क्या होता है दोस्तों, काला सोना होता है, ठीक है। क्षेत्र कौन कौन से पेट्रोलियम के, देखो ईरान, देखो यहाँ चीज दे रखी है नहीं, ये क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र है, ठीक है। और इंडिया की बात करते हैं दोस्तों हम, तो इंडिया वाला क्षेत्र है ना, ये वाला है, असम में डिगबोई, मुंबई, मुंबई में मुंबई हाई, और कृष्णा गोदावरी नदियाँ, ये क्षेत्र दे रखा है। इसके अलावा शब्द की उत्पत्ति लिखा हुआ है ब्रैकेट में कि पेट्रोलियम शब्द लैटिन भाषा के पेट्रो, जिसका अर्थ होता है सेल, और ओलियम का अर्थ होता है तेल से लिया गया है। इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ होता है सेल तेल, जो सेल से प्राप्त किया जाता है, शील से प्राप्त किया जाता है, उसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। इसके बाद रखा है सीएनजी के बारे में, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये प्रचलित पर्यावरण हितैषी
ऑटोमोबाइल ईंधन के रूप में है वो, क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। तो सीएनजी कम प्रदूषण करती है दोस्तों, तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं सीएनजी, जिसे प्राकृतिक गैस कहते हैं। तो देखो, प्राकृतिक गैस की बात करें तो पेट्रोलियम के निक्षेपों के साथ पाई जाती है, तब यह निर्मुक्त होती है। और जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है तो इसका उपयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जा सकता है। और इसमें सबसे बड़ा उत्पादक कौन कौन सा है, तो रूस है, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड है। तो ये प्राकृतिक गैस के बड़े उत्पादक देश हैं। इसके बाद भारत में बात करते हैं हम तो जैसलमेर में, उसके बाद कृष्णा गोदावरी, त्रिपुरा के मुंबई के कुछ भाग अपतटीय क्षेत्रों में भी प्राकृतिक गैस के अवशेष पाए जाते हैं दोस्तों। अब ये नीचे पूरी कहानी दे रखी है ना, यहाँ आपको नॉर्मल पढ़ लेनी है दोस्तों। बाकी मेन चीज़ क्या आती, भारत में कौन सा क्षेत्र है, विदेश में मतलब कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, आखिरकार ये कैसे निकलती है, कहाँ से निकलती है, तो वो चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी ये चीज़ है ना, ये तो आपको पढ़ लेनी नॉर्मल। मेन चीज़ तो यहाँ पे यही कौन कौन से क्षेत्र है, कहाँ कहाँ में इनका वितरण है खनिजों, कोई भी चीज़ हो। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों जल विद्युत की। आखिरकार जल विद्युत होता क्या है, ये कैसे बनता है। तो देखो, बांधों में वर्षा का जल आता है, बिल्कुल बात सही है, और जल की ऊंचाई से गिराने पर संग्रहित किया जाता है। जल को ऊंचाई से गिराया जाता है और बांध के अंदर पाइप के द्वारा जल को बांध के नीचे टरबाइन के ऊपर घुमाया जाता है, और उसके घूमते हुए जनरेटर से विद्युत का निर्माण होता है। तो जल विद्युत कैसे होता है, बांध बनाते हैं, बांध के बाद उसको ढलाई के रूप में पाइपों के द्वारा नीचे भेजा जाता है और फुल स्पीड में होता है। उसके बाद टरबाइन लगाए जाते हैं और टरबाइन के बाद जनरेटर का उपयोग किया जाता है, और उससे क्या है, टरबाइन पर पानी गिरेगा, जनरेटर के माध्यम से विद्युत का निर्माण होगा। तो जल विद्युत ऐसे प्रवृत्त किया जाता है, और यह जो है जल विद्युत कहलाता है। ये चीज़ बता दी आपको। इसके बाद दोस्तों देखो, विद्युत उत्पन्न करने के बाद जल बहता है और उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। तो ऐसी बात नहीं है इसका उपयोग, पानी का उपयोग हम और जगह नहीं कर सकते, कृषि में किया जाता है, क्योंकि जितनी जल की उपलब्धता होगी टरबाइन के माध्यम से मशीन पे गिरेगा टरबाइन पे, तो वो क्या जनरेटर के माध्यम से विद्युत उत्पन्न कर देगा। बाकी बचा हुआ भाग हम क्या करेंगे, कृषि में उसका यूज कर लेंगे। अब देखो, अब इसमें फिर से वही वितरण की बात आ गई। तो विश्व की ऊर्जा के 1/4 हिस्से में जल का जो विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न किया जाता है, और इसमें है उत्पादक देश में देखो पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन। और हम भारत की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत में जल विद्युत केंद्र में भांगड़ा नागल परियोजना, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर घाटी परियोजना। इनमें क्या है, हम जल से विद्युत का उत्पादन करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना अभी टरबाइन के माध्यम से। तो वही चीज बताई दोस्तों यहाँ पे कि आखिरकार किस प्रकार जल का उपयोग हम विद्युत के रूप में किया जाता है। क्योंकि कोयले का उपयोग हम विद्युत के रूप में करेंगे तो क्या है, CO2 ज़्यादा छोड़ेगा, पर्यावरण को नुकसान करेगा, लेकिन जल से जो उत्पन्न होगी बिजली, उससे नुकसान कम होगा बाकायदा। बट इसमें प्रॉब्लम यही है कि हमको बांध वगैरह उनको प्रॉपर वो मेंटेनेंस रखना पड़ता है दोस्तों। वही चीज़ बताइए, विश्व में कौन कौन से देश, ये भी बता दिया। तो आपको क्षेत्रों को लिख लेना है, इंडिया में कौन से, विश्व में कौन से, ये चीज़ ध्यान रखनी। जैसे विश्व में कौन से और इधर भारत में कौन से, दोनों साथ साथ में लिख लेने, ताकि आपको चीज़ ध्यान रखें दोस्तों। इसमें दे रखा है कि विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा था, नॉर्वे था। इसके बाद बात करते हैं, हमने अभी तक परंपरागत स्रोतों की बात की, अब आते हैं दोस्तों हम गैर परंपरागत स्रोत। तो गैर परंपरागत के स्रोतों की बात करते हैं। तो जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग में ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का अभाव उत्पन्न होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि वर्तमान दर में इसका उपयोग किया जाता है तो ईंधनों का भंडार समाप्त हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन गैर परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं, तो देखो इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जो नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करता है। कहने का मतलब है इन्हें हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं, जबकि गैर परंपरागत में क्या था कि ऐसे एक बार प्राप्त करने के बाद हजारों वर्ष लगते थे प्राप्त करने के लिए। उसमें था कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, वो परंपरागत थे। लेकिन ये जो है ये गैर परंपरागत है, इनको हम नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत भी कहते हैं। तो देखो पहले कोष्टक वाली बात देख लेते हैं, ब्रैकेट वाली। क्या आप जानते हैं, तो विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है। स्कॉटलैंड में, जो इंग्लैंड का भाग है, शायद स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड का भाग है। तो यहाँ पे इसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ पे विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा बना था।
तो स्कॉटलैंड का यूके को फुल जो मिलके बनता है ना, यूके पूरा वो बनता है स्कॉटलैंड, और कई और भी हैं दो तीन जन, और मतलब ऐसे ही स्कॉटलैंड उनको मिला के बनता है। यूके की बात करते तो वहाँ की बात की है यहाँ पे। अब बात करते हैं दोस्तों सौर ऊर्जा की। तो सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होती है, बिल्कुल बात सही है। सूर्य से ऊर्जा तो प्राप्त होती है, ये तो आपको भी पता है दोस्तों। तो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है, बिल्कुल बात सही है। इसके बाद कह रहा है कि प्रकाश ऊर्जा हमारे प्रतिदिन यूज में करते हैं, ये बात भी सही है, और प्रतिदिन अनुभव अनुभव करते हैं। इसके बाद बताया कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर सेलों से विद्युत उत्पन्न करते हैं और इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें कई सेलों को सौर पैनलों के से तापन और प्रकाश के लिए शक्ति का उपयोग से जोड़ा जाता है। मतलब सौर ऊर्जा का किस प्रकार उपयोग किया जाता है, ये चीज बताइए। तो उसमें बताया कि सेलों से किया जाता है, सेलों से विद्युत उत्पन्न की जाती है। सॉरी दोस्तों। और कई सेलों और को सेल जो सौर पैनल है उनके तापन व प्रकाश से शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। और धूप प्रचुर मात्रा वाले उष्ण कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग प्रौद्योगिकी लाभदायक होता है। तो ये इसका उपयोग उन्हीं क्षेत्रों में किया जाता है जहां पर धूप बहुत ज्यादा खिलती है। सौर पैनल लगाते हैं, उससे विद्युत का उत्पादन करते हैं। और सरकार सॉरी सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सौर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने के लिए यातायात संसाधनों को संकेत देता है। तो कहने का मतलब है सौर ऊर्जा का प्रयोग हम सौर पैनलों के माध्यम से करते हैं। जैसे हम ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय सौर अलायंस मतलब गठबंधन, इसका हमने 2015 में वो किया था, स्थापना की थी। इसमें क्या किया हमने हमने नहीं, विश्व के कई देशों ने इसमें क्या किया था, हमारा लक्ष्य क्या था कि जिन देशों में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं जिनमें सूर्य उगता है उनमें इसका उत्पादन किया जाएगा। किसका? सौर पैनलों के माध्यम से विद्युत ऊर्जा का। तो वही चीज बताइए। और इसका जो क्या बोलते हैं मुख्यालय, वो गुड़गांव में, इंडिया में। किसका? ISA का। ISA का मतलब अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी बात कर रहे हैं दोस्तों। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये करंट वाला चीज भी है। अब देखो हम पवन ऊर्जा। तो देखो इसके लाभ क्या है। पहली बात तो प्रदूषण नहीं करती, बिल्कुल सही है। इसके बाद कह रहा है कि एक बार स्थापित हो जाने के बाद विद्युत उत्पन्न की लागत कम हो जाती है। जहां पर एक बार स्थापित हो गई तो वहां पर लागत नहीं होगी, बार बार लागत नहीं होगी। इसके बाद सुरक्षित है और साफ है, बिल्कुल बात सही है। सुरक्षित भी है, साफ भी है, शुद्ध भी है। इसके बाद दे रखा है कि इसमें हानि क्या है। पहली बात तो ध्वनि करती है, पवन चक्कियों को स्थापित करने के लिए महंगा पड़ता है, और रेडियो दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों को व्यवधान करता है। इसके बाद पक्षियों के लिए हानिकारक है, तो पवन ऊर्जा के हानि बता दी। इसके बाद सौर ऊर्जा की बात करते तो असम में, और दूसरा है प्रदूषण मुक्त। और इसकी जो हानि क्या है, खर्चीली है, सौर पैनलों को लगाना। स्रोतों के विस्तृत रूप से ऊर्जा बर्बाद होती है। स्रोत के विस्तृत होने से ऊर्जा बर्बाद भी होती है, बिल्कुल सही है। ज्वारीय ऊर्जा की बात करते तो प्रदूषण नहीं होता इससे, असम में है। लेकिन हानि क्या है, वन जीव आवास के लिए नष्ट करना होना होता है, दोहन में कठिनाई होती है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं परमाणु ऊर्जा की। तो बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन करता है, लाभ तो है इसका, लेकिन हानि भी है कि रेडियो एक्टिव व्यर्थ जो है उसका उत्पन्न करता है, जो हमारे लिए नुकसान का काम करता है ये। इसके बाद ये खर्चीला भी है। अब बात करते हैं हम बायोगैस की। तो कम लागत होती है इसमें, बायोगैस में उपयोग में आसानी है, और जैव व्यर्थ का उपयोग बायोगैस में उत्पादन में करते हैं। लेकिन इसका क्या बोलते हैं नुकसान भी है। हरित गृह प्रभाव जो है ये बायो गैस का ही उदाहरण है। फिर हम बात करते हैं भूतापीय ऊर्जा की। देखो भूतापीय ऊर्जा स्वच्छ, पर्यावरण और हितैषी है, हर समय उपलब्ध होती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हानि, कि शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत जो वाहन है वो खर्चीले होते हैं। तो ये चीज़ आपको
एक ये पैराग्राफ से चीज़ें रखी है ना, ब्रैकेट में कोष्टक में जो भी है, तो ये दोस्तों ये जो चीज़ें रखी है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये भूतापी ऊर्जा के हानि लाभ, सौर ऊर्जा के, बायो ऊर्जा के, ज्वारीय ऊर्जा के, सौर ऊर्जा के, पवन ऊर्जा के, इनको आपको सही से निगाह से देख लेना है, क्या हानि है, क्या नुकसान है, क्या लाभ है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, हमने बात की अभी सौर ऊर्जा की, अब बात करते हैं पवन ऊर्जा की। तो देखो, पवन ऊर्जा एक असामयिक स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चलाकर आ जाती है। वर्तमान में पवन चक्की तीव्र गति से चलने वाली पवन चक्की से घुमाते हैं और विद्युत उत्पन्न करते हैं जनरेटर से जुड़े होकर। अब देखो, इनका स्थापना कहाँ कहाँ करनी है। तो पवन चक्कियों के समूह को युक्त पवन फार तटीय क्षेत्रों में, पर्वतीय घाटियों को जहाँ प्रबल लगातार पवन चलती हो। इसकी क्या प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, कि ऐसी जगह नहीं लगा सकते वहाँ पर जब पवन नहीं चलती हो, इन्हें तटीय क्षेत्रों में ही लगा सकते हैं। इसके अलावा घाटी वाले क्षेत्रों में लगाते हैं ताकि पवन ज़्यादा हमेशा चली बनी रहे, पवन ऊर्जा जो बनी रहे। इसमें देखो, पवन ऊर्जा में नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके और यूएसए और स्पेन, ये बहुत ही क्या है, पवन ऊर्जा वाले उत्पादक वाले देश हैं। तो कौन कौन से आए, नीदरलैंड आ गया, जर्मनी आ गया, डेनमार्क, यूके और यूएसए और स्पेन। इनमें क्या है दोस्तों, इनमें क्या है, पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अब आगे बात करते हैं हम परमाणु ऊर्जा की बात। तो परमाणु ऊर्जा की बात करते हैं दोस्तों। तो परमाणु ऊर्जा जो है प्राकृतिक रूप से रेडियो सक्रिय पदार्थ है, जैसे यूरेनियम, थोरियम थोरियम। अब ये क्या है, रेडियो सक्रिय पदार्थ है। रेडियो सक्रिय पदार्थ मतलब है मनुष्य के लिए नुकसान करते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। और परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त होती है। ये पदार्थ जो होते हैं नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और ऊर्जा उत्सर्जन करते हैं, और उत्सर्जन गुजरते हुए और ऊर्जा उत्सर्जन ऊर्जा को प्राप्ति होती है। तो परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़ा उत्पादक में यूएसए। यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। तो परमाणु की कौन 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 सा देश है इसमें उत्पादक में, तो देखो ये चीज़ ध्यान रखनी है, यूएसए और यूरोप, ये दोनों हैं। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप है। तो भारत में क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे, राजस्थान और झारखंड में, ठीक है। और थोरियम विशाल जो क्षेत्र है, थोरियम विशाल मात्रा में पाया जाता है, तो वो केरल में मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। कौन सा, थोरियम, कहाँ पे, केरल के मोनोजाइट में। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, ये क्या है, आपसे मिलान में पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में। तो देखो, तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा, कर्नाटक में केगा केगा। तो देखो दोस्तों, आपसे परमाणु जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है इनके बारे में मिलान दे दिया आपको, कैसे, जैसे तमिलनाडु को दे दिया कलकप्पक्कम, इधर दे दिए उनके नाम, कलपक्कम, तारापुर, तारापुर के बाद नरोरा, नरोरा के बाद केगा। अब ये तो दे दिए जगह के नाम, अब इसमें दे दिए राज्यों के नाम। यहां रख दिया मान ले राजस्थान, यहां रख दिया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र नहीं, हाँ सर, चलो महाराष्ट्र ही रख दिया यहाँ पे भी, और यहाँ रख दिया हमने कर्नाटक, और यहाँ रख दिया दोस्तों नरोरा। अब ऐसे दे दिया, नरोरा नहीं, उत्तर प्रदेश, ऐसे आपको दे दिया जगह को मिलान करने के लिए कौन सा सही है। तो इसमें दोस्तों देखो, ये उल्टा दे दिया, नरोरा केगा, केगा जो है दोस्तों ये कर्नाटक में, नरोरा जो है यूपी में, तो ये उल्टा दे दिया, दोनों गलत है। तारापुर ये महाराष्ट्र में, कलकप्पक्कम ये राजस्थान में नहीं दोस्तों, ये तमिलनाडु में। तो यहाँ पर किस कौन सही है, तारापुर। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखनी दोस्तों। तो परमाणु ऊर्जा केंद्र के ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ पे दे रखा है जो भी है, राजस्थान का, महाराष्ट्र का, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में जो भी है उनको याद रख लेना है आपको, ये फैक्ट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों हम भूतापीय ऊर्जा की। तो भूतापीय ऊर्जा की बात करते हैं, तो भूतापीय ऊर्जा होती क्या है, पहले तो ये चीज देखो आप आराम से।
कि ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त होती है भूतापीय ऊर्जा होती है। कौन सी? जो पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से प्राप्त होती है, तो वो होती है भूतापीय ऊर्जा, जो पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से प्राप्त होती है। ठीक है। और पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है, ये तो आपको पता है। और कभी कभी तापमान ऊर्जा भूत सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो जाती है। ये बात सही है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन के लिए प्रयोग की जाती है। वर्षा से गर्म जल के स्रोतों के रूप में ऊर्जा खाना पकाने के लिए, ऊष्मा के लिए और नहाने के लिए देता है। और यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। यूएसए में क्या है? विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय संयंत्र है। यूएसए बोले तो संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद न्यूजीलैंड में और आइसलैंड में, फिलीपींस में और मध्य अमेरिका में। इसके बाद दोस्तों भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हैं हिमाचल के मणिकर्ण में और लद्दाख के पूना घाटी में। तो देखो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से। देखो विश्व के लेवल पर हम बात करते हैं तो विश्व स्तर बात करते हैं तो यूएसए इसका पहला है। उसके बाद न्यूजीलैंड है। उसके बाद दोस्तों आइसलैंड है। और उसके बाद दोस्तों है फिलीपींस है। और उसके बाद दोस्तों क्या है? मध्य अमेरिका है। ये तो क्या बोलते हैं, विश्व के क्षेत्र है, विश्व के वाले क्षेत्र है जहां पर विश्व में सबसे ज्यादा पाया जाता है। लेकिन हम भारत की बात करते हैं तो दोस्तों, और देखो हिमाचल प्रदेश का, भारत की बात करते हैं तो देखो हिमाचल प्रदेश में जगह है मणिकर्ण, और लद्दाख में जगह का नाम है पूना घाटी। कौन सी? पूगा घाटी। सॉरी दोस्तों। तो पूगा घाटी, जो पूगा घाटी है वो है। तो आपको विश्व के लेवल पर, भारत के लेवल पर दोनों चीज देखनी है, कौन कौन सा इसका वितरण कहाँ कहाँ पे है। इसके बाद बात करते हैं हम ज्वारीय ऊर्जा की। सॉरी दोस्तों, थोड़ा खांसी की प्रॉब्लम दोस्तों। और ज्वारीय ऊर्जा की बात करते हैं हम। अब देखो, इससे पहले इस ब्रैकेट वाली चीज को देख लें। विश्व का पहला ज्वारीय जो ऊर्जा स्टेशन है वो फ्रांस में बनाया गया। कहाँ पे? फ्रांस में। ज्वारीय ऊर्जा की बात करते हैं तो ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा का विद्युत समुद्र के सक्रिय मुहाने के बांध निर्माण से किया जाता है। और उच्च ज्वार के समय ज्वार को ऊर्जा प्राप्त होती है, बांध विस्थापित टरबाइन के द्वारा घुमाया जाता है, तो उस प्रकार का विद्युत उत्पन्न होती है। सॉरी दोस्तों, ये खांसी का बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों। अब बात करते हैं हम इसका वितरण कहाँ कहाँ होता है। तो देखो दोस्तों, तो वितरण में आता है कौन कौन से देश हैं। तो रूस, अब रूस के बाद फ्रांस है। फ्रांस के बाद भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल है। तो ज्वारीय मिल कहाँ पाई जाती है, मतलब कहने का मतलब है उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर क्या बोलते हैं, बांध बनाए जा सकते हैं, ज्वार उत्पन्न हो, मतलब समुद्र के किनारे पाई जाती है। तो ये कच्छ की खाड़ी में बनाई है अपने इंडिया में, जबकि रूस फ्रांस में विश्व के स्तर पर है। अब बात करते हैं बायोगैस की। दोस्तों आपने बायोगैस के बारे में तो बिल्कुल पहले भी सुना होगा, ऐसी बात नहीं है, फर्स्ट बार है। तो देखो बायोगैस होती क्या है। तो देखो जैविक अपशिष्ट, जैविक अपशिष्ट में क्या क्या आता है। जैविक अपशिष्ट का मतलब है कि जैसे मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई से अपशिष्ट गैसीय ईंधन में बदल जा सकता है। इन सबको गैसीय ईंधन में बदला जाता है, जिसे हम बायोगैस कहते हैं। किस किस को? मृत पौधों को। किसका बना होता है? मृत पौधों का, जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर और रसोई के अपशिष्ट गैसीय ईंधन के रूप में बदला जा सकता है। उसे हम कहते हैं दोस्तों बायोगैस। तो बायोगैस की ये पूरी परिभाषा है किससे बनता है, जिसके बारे में।
जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र अपघटित किए जाते होते हैं, जो अनिवार्य रूप से मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। किस किसका? मीथेन, CH4 प्लस CO2, इसका क्या मिश्रण होता है। और बायोगैस में क्या है? खाना पकाने, विद्युत उत्पन्न करने वाले सर्वोत्तम ईंधन है। प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव उत्पादन किया जाता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन ऊर्जा का विद्युत बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा का नष्ट न करके एक विभिन्नता का ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। ऊर्जा का जितना कम करो उतना ही इसका उत्पादन बढ़ता है। तो कहने का मतलब है, यह हमको सुनहरा मौका है, ऐसे कार्य करने चाहिए गैर परंपरागत स्रोतों से। जैसे सूर्य ऊर्जा की बात कर रहे हैं, पवन ऊर्जा की बात कर रहे हैं, बायोगैस की बात कर रहे हैं। इससे क्या है, ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। जबकि पहले हम बात कर रहे थे पेट्रोलियम वगैरह की बात, वो गैर परंपरागत थे, अनवीकरणीय स्रोत थे। दोस्तों, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको आशा करता हूँ कि आपको चीज़ समझ में आई होगी। सबसे पहली बात क्या है, यहाँ पे जो चीज़ें दे रखी हैं, जिनका भी वितरण दे रखा है। पहली बात तो ये, जो पदार्थ दे रखे हैं, कोई से भी पदार्थ हो, और परंपरागत स्रोत है, गैर परंपरागत स्रोत है। परंपरागत हो गए, गैर परंपरागत हो गए, ये दोनों स्रोत हैं। इनके बारे में हमने पढ़ा। सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी बात यह है, इनकी चीज़ें क्या देखने इसमें, कि वितरण कहाँ कहाँ पे, इंडिया के लेवल पे, मतलब भारत के लेवल पे, और विश्व के लेवल पे कौन कौन सी जगह पाए जाते हैं। क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पूछेंगे प्री और मेंस में, वो वितरण के ऊपर ही पूछ सकते हैं कि इस क्षेत्र में मतलब क्या, मतलब कोयला पाया जाता है। आपको मिलान के लिए दे देंगे क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आपको। तो आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई होंगी, और इसी श्रृंखला को हम आगे जारी रखेंगे दोस्तों। आप यदि आप कोई प्रॉब्लम आए दोस्तों, तो आप फीडबैक दें, कमेंट दें, बताएं कि प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको चीज़ समझ में आई होगी। धन्यवाद।